ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि वो पूरे गैंगस्टर्स को खत्म कर दे जिन गैंगस्टर्स ने उसके परिवार को मारा था। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है मैक्स पेन। मैक्स अपने डिपार्टमेंट का सबसे काबिल डिटेक्टिव है मगर उसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। वो काम कम करता है और लोगों को मारता ज्यादा है। उससे सारे डरते हैं यहाँ तक कि पुलिस वाले भी, मगर कोई भी उस पे उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि सबको पता है कि उसकी काबिलियत क्या है। पिछले कुछ समय से मैक्स बहुत ही परेशान रहने लगा है। वो दिन भर गुस्से में घूमता है क्योंकि कुछ समय पहले उसकी बीवी और उसके बच्चे को मार दिया गया है और अभी तक पता नहीं लगा कि वो कातिल कौन है। मैक्स को लगता है कि उसका डिपार्टमेंट बहुत ही स्लो काम कर रहा है और उसके पास पूरी छूट भी नहीं है कि वो उन लोगों को पकड़ सके। इसीलिए उसने अपना ही रास्ता इख्तियार करा है ताकि वो कातिलों तक पहुंच सके। जब भी शाम होती है वो महंगी घड़ी पहनकर के घूमने लगता है सड़कों पे ताकि चोर उस पे हमला करे, और ऐसा ही होता है। जब चोर उसके पीछे आते हैं तब वो शांत जगह पे चला जाता है और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। जो भी उसके पास चोरी करने आते हैं उन्हें घायल करने के बाद वो उन पर बंदूक तानता है और अपनी पत्नी की फोटो दिखा करके पूछता है कि क्या तुम इस औरत को जानते हो, मगर कोई भी हाँ नहीं कहता। इनमें से ज्यादातर चोर ड्रग्स पे हाई रहते हैं। इन लोगों ने एक नए तरीके का ड्रग्स लेना शुरू किया है जिसे लेने के बाद इन्हें राक्षस नजर आते हैं और राक्षसों को देखने के बाद ये डरते रहते हैं। जिस आदमी को मैक्स ने पकड़ करके रखा है वो इतना ज्यादा ल्यूजिन करने लगता है कि वो कूद जाता है ट्रेन के सामने, तब उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद मैक्स बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसे इस आदमी से जानकारी निकलवाने तब वो पहुंचता है अपने एक पुराने साथी के पास उसके नाइट क्लब में उससे मदद मांगने के लिए। ये दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। वो आदमी कहता है कि अभी उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है। इसी बीच वो आदमी मिलवा है मैक्स को एक लड़की से जिसका नाम है नताशा। नताशा देखने में बहुत खूबसूरत है। वो धीरे धीरे मैक्स के करीब आने लगती है मगर मैक्स ज्यादातर लड़कियों से दूर रहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है नताशा के हाथ पे। उस पे वो एक टैटू देखता है। टैटू से उसे कुछ याद आने लगता है। तब यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम है मोना। मोना पहुंचती है नताशा के पास। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों बहनें हैं। नताशा मोना की बड़ी बहन है। मोना नहीं चाहती कि नताशा मैक्स से बात करे। मैक्स के करीब जो भी आता है उसकी मौत हो जाती है। वो नताशा को लेकर के चली जाती है। मैक्स भी उसे नहीं रोकता। फिर मैक्स घूमने लगता है इस पूरे क्लब में। उसे पता लगाना है उन ड्रग्स के बारे में जिसे लेने के बाद लोग पागल हो जाते रहे। उन्हें राक्षस नजर आ रहे हैं। मैक्स खुद इस चीज को एक बार ट्राई करना चाहता है ताकि वो जान सके कि आखिर लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो हर एक कमरे में जाकर के देख रहा होता है। तभी एक कमरे में उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम है जैक लोपिएनो। जैक देखने में बहुत ही डरावना है। उसके शरीर पर भी विंग्स वाला टैटू बना है, जैसा टैटू उसने नताशा के हाथ पर देखा था। मगर ये दोनों अब कुछ करते उससे पहले नताशा चली आती है अंदर और मैक्स को खींच के लाती है बाहर और दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर मैक्स उसे अपने से दूर कर देता है। ये बात नताशा को अच्छी नहीं लगती। वो यहां से निकल करके जाने लगती है अपने घर की तरफ, मगर रास्ते में वो भी लूसने करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं। वो चिल्लाती हुई ऐसे ही सड़कों पे भाग रही है। अगले दिन पुलिस वालों को नताशा की लाश मिलती है। तब मैक्स को बुलाया जाता है छानबीन करने के लिए। मैक्स जब यहाँ पे आता है तब उसकी मुलाकात होती है अपने साथी से जिसका नाम है एलेक्स। ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं इस केस पे। एलेक्स कहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस सकते हो क्योंकि नताशा से मिलने वाला आखिरी शक कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी हम छत पे लुपिनो को देखते हैं जो सारे के सारे पुलिस वालों को देख रहा है। इसी बीच एलेक्स अपनी कार को रोक देता है और मैक्स से कहता है कि मुझे पूरी की पूरी बात जाननी है कि आखिर तुम नताशा से क्यों मिले थे। क्या संबंध है तुम्हारा उस लड़की के साथ? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस लगाऊं। मैक्स कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उस क्लब में गया था ताकि अपनी पत्नी के कातिलों का पता लगा सक। मेरी पत्नी का केस तुम्हारे पास आया था ना, लेकिन अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मैं खुद ही कातिलों को ढूंढ रहा हूं। अब तुम्हारे पास ये केस भी आया है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे भी सॉल्व कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम मोना को देखते हैं जिसे पता लग गया है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो पता लगाना चाहती है कि आखिर उसकी बहन का कातिल कौन है। उसे भी एक ही नाम मिलता है और वो नाम है मैक्स, क्योंकि मैक्स ही आखिरी बार नताशा से मिला था।
और उसके साथ साथ लोग लूपिन का भी नाम लेते हैं। इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं जो नताशा के सारे फाइल्स को देख रहा है। जब वो सारी कड़ी से कड़ी को जोड़ता है तो उसे लगता है कि इस केस का कोई ना कोई संबंध हो सकता है मैक्स की पत्नी के केस के साथ। वो तुरंत कॉल कर देता है मैक्स को, उसे बुलाता है अपने घर पे। मगर मैक्स जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो देखता है कि सारी की सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने एलेक्स की लाश पड़ी है। वो हिल जाता है, मगर वो कुछ भी करता उससे पहले एक आदमी हमला कर देता है उस पे और मैक्स को सोचने का भी मौका नहीं देता। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है। तभी मैक्स अपने आप को संभालता है और अपने जूते से बंदूक निकाल करके शूट करना शुरू कर देता उस आदमी को। मगर मैक्स इतना ज्यादा घायल है कि वो इसकी शक्ल नहीं देख पाता और बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में। वो देखता है कि उसका सीनियर उसके बगल में ही बैठा है जिसका नाम है बीबी हंसली। हंसली मैक्स को कहता है कि सबका मानना है कि तुमने एलेक्स को मारा है, तुम्हारे ऊपर लोग चार्जेस लगा रहे हैं, मगर मुझे पता है कि तुम अपने दोस्त को कभी नहीं मारोगे। मैक्स कहता है कि ये सब कुछ मुझे फंसाने की साजिश है। शायद उनको लगता है कि मैं उनको पकड़ लूंगा, इसीलिए वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। बस मुझे पता लगाना है कि वो लोग कौन है। हंसली कहता है कि अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो, अपनी पत्नी को भूल जाओ, मेरे साथ चलो। वो मैक्स को लेकर के आता है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में। फिर मिलवाता है अपने बॉस से जिसका नाम है निकोल। निकोल मैक्स को कहती है कि तुम्हारी पत्नी का मुझे भी दुख है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो मेरी कंपनी के सबसे बेहतरीन एम्प्लॉयज में से एक थी, इसलिए उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हमने उसके नाम पे एक स्कॉलरशिप रखा है। इसी बारे में हम तुम्हें बताना चाहते थे। मैक्स को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग पहुंचते हैं एलेक्स के फ्यूनरल में। मगर एलेक्स की पत्नी जैसे ही मैक्स को देखती है उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मारा है मेरे पति को और तुम उसके फ्यूनरल में भी आ गए। तुमने यहाँ पर रहने का हक खो दिया है। इतना कहने के बाद वो उसे निकाल देती है घर से बाहर। जैसे ही मैक्स बाहर आता है वो अपने सामने एक मिलिट्री पुलिस को देखता है जिसका नाम है जिम। जिम मैक्स को लेकर के जाता है अपने ऑफिस में। उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस लगने वाले हैं, पहला नताशा का और दूसरा एलेक्स का। तो सच्चाई बताना शुरू करो। मैक्स को भी पता है कि जिम कितना जिद्दी और अड़ियल पुलिस वाला है। वो जिस केस के पीछे लग जाता है गुनहगारों को बिना पकड़े नहीं छोड़ता। मैक्स कुछ भी नहीं बताता जिम को। जिम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है। तुम ज्यादातर शहर के सारे क्रिमिनल्स के साथ नजर आते हो। मैक्स इन सारी बातों को खारिज करके यहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है एलेक्स के ऑफिस में। सारे के सारे एम्प्लॉय उसे रोक रहे होते हैं, मगर मैक्स नहीं रुकता। एलेक्स के ऑफिस में जा करके वो छानबीन करना शुरू कर देता है कि एलेक्स और कौन कौन से केस पे काम कर रहा था बाहर। सारे के सारे पुलिस वाले आ गए हैं कि वो कैसे भी मैक्स को बाहर निकाले। तभी मैक्स को एक फाइल मिलती है और फाइल के अंदर उसे एक गैंगस्टर का नाम मिलता है जो उन्हीं नशीली दवाइयों को बेचता है, जिसे लेने के बाद लोगों को राक्षस नजर आते हैं। वो राग में पहुंच जाता है उस गैंगस्टर के पास जाने के लिए। तभी मोना उसके सामने आकर के उस पर बंदूक तान देती है। मैक्स जब उससे लड़ने की कोशिश करता है तब उसे एहसास होता है कि मोना एक बेहतरीन फाइटर है। मोना मैक्स से कहती है कि तुमने मेरी बहन नताशा को क्यों मारा। मैक्स कहता है कि मैंने नताशा को नहीं मारा। भले ही वो मुझसे आखिरी बार मिली थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं भी उसके कातिलों को ढूंढ रहा हूं ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे परिवार को किसने मारा। हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो जल्दी कातिल तक पहुंच जाएंगे। मोना भी मान जाती है, मगर वो मैक्स को धमकी देती है कि अगर तुमने कभी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। मैं एक ट्रेन्ड असैसिन हूं। लोग मुझे किलिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, तो मुझसे सावधान रहे। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूं। अभी हमें सबसे पहले उस डीलर के पास जाना है। ये दोनों उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसके अंदर डीलर है। तभी हम लू पिनो को भी यहां पर देखते हैं जो छुपा हुआ है। जैसे ये दोनों डीलर के सामने पहुंचते हैं, इन्हें एहसास होता है कि डीलर ने पहले ही वो नशीली दवाई ले रखी है और वो हेल्थ स्नेट कर रहा है। वो इनकी बातों को भी नहीं सुन पाता और एक वक्त के बाद खिड़की से कूद जाता है नीचे, क्योंकि उसे लगता है कि राक्षस उसे नीचे खींच रहा है। जैसे ही नीचे गिरने के बाद वो आदमी मरता है, मैक्स की नजर पड़ती है उसके हाथ पे। वो देखता है कि उसके हाथ पर भी विंग टैटू बना है नताशा की तरह। वो इस बारे में बताता है मोना को। मोना कहती है कि मैं एक टैटू मेकर को जानती हूं, वो शायद हमें इसके बारे में बता सके। जैसे ये लोग टैटू मेकर के पास पहुंचते हैं, वो बताना शुरू कर देता है टैटू के बारे में कि विंग्स का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जो भी इसे बनवा है उसका मतलब होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। मगर जिस विंग्स के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें कोई देख रहा है। तुम अकेले नहीं हो, हर वक्त किसी की नजर है तुम्हारे ऊपर। ये लोग पूछते हैं कि सबसे पहले ये टैटू किसने बनवाया था। तभी आदमी नाम लेता है लू पिनो का और वो सारी बातें बताता है कि लू पिनो ही इस नशीली दवाई को शहर में लेकर के आया है और जितने भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जबरदस्ती, वो उनके शरीर पर इस विंग्स को बनवा है। वो अपनी पूरी आर्मी खड़ी करना चाहता है, ऐसे नशेड़ी हों।
कि दूसरी तरफ हम लूपिनो को देखते हैं जो ऐसे ही मासूम लोगों को मार रहा है जो इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोना और मैक्स दोनों अलग हो जाते हैं। मोना पहुंचती है एक और गैंगस्टर के पास उस नशीली दवाई के बारे में पूछने के लिए। वो गैंगस्टर कहता है कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लूपिनो को पता है और मैं तुम्हें एक और सलाह दूंगा, मैक्स इससे दूर रहो। वो आदमी जहां भी जाता है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। दूसरी तरफ मैक्स पहुंचता है निकोल के वेयरहाउस में अपनी पत्नी की बची हुई चीजें लेकर के आने के। तभी उसकी नजर पड़ती है कंपनी के लोगों पे। इस लोगो पर भी वैसा ही विंग्स बना हुआ है जैसा सबने टैटू बनवाया है। मैक्स को समझ में आने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इस कंपनी से कोई ना कोई कनेक्शन है। उन कातिलों का वो तुरंत हंसली से मिलाता है और उसे कहता है कि अपने कंपनी के मैनेजर का नाम बताओ। हंसली कहता है कि क्या हुआ? मैक्स कहता है मुझे बस नाम चाहिए। हंसली जेसन नाम के आदमी का नाम बता देता है। तब मैक्स निकल पड़ता है यहां से। अब हंसली को भी डर लग रहा है। वो सीधा मिलता है जिम से और जिम को कहानी बताना शुरू करता है मैक्स के बारे में कि मैक्स के घर पे कुछ चोर घुस आए थे। मैक्स जैसे ही आया उसने देखा कि जबरदस्ती कुछ लोग उसके घर के अंदर घुसे हुए हैं। तब वो अपनी बंदूक लेकर के आगे बढ़ने लगा। उसने कुछ चोरों को मार गिराया, मगर जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचा उसे एहसास हुआ कि उसने देरी कर दी। उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मार दिया गया है। तब से वो पागल सा होने लगा बदला लेने के लिए और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब होती जा रही है। इसलिए हंसली जिम को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ लो, वरना वो पूरे शहर में तबाही मचा देगा। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो निकोल से मिलता है। निकोल जाते समय उसे एक फाइल देती है जिसमें लूपन की सारी डिटेल्स है। यहाँ पर हमें पता लगता है लूपन के बारे में कि वो पहले स्पेशल फोर्सेज में हुआ करता था। निकोल यहाँ पर बाकी की चीजों का भी खुलासा कर देती है। तब हमें पता लगता है कि जिस दवाई को लेने के बाद सारे लोग राक्षसों को लूसीन कर रहे हैं, वो दवाई कोई और नहीं बल्कि निकल की कंपनी बनाती है। और वो दवाई निकल ने खुद दिया था लूपिनो को ताकि वो सारे गैंगस्टर्स को दवाई दे सके और इसके असर के बारे में इन्हें बता सके। जेसन फाइल को लेकर के चला आता है अपने ऑफिस में। तब वो देखता है कि मैक्स पहले से उसका इंतजार कर रहा है। उसके अंदर आने के बाद वो दरवाजा बंद करता है और पीटना शुरू कर देता है जेसन को। उससे कहता है कि मुझे बताओ मेरी पत्नी को किसने मारा और क्यों मारा। तब जेसन एक एक करके सारी चीजें बताता है कि तुम्हारी पत्नी को काम मिला था सीरम बनाने का मिलिट्री वालों के लिए। ऐसा सीरम जिसे लेने के बाद उनकी ताकत दोगुनी हो जाए, मगर सीरम में कुछ गड़बड़ी हो गई। जितने भी सिपाहियों को यह सीरम दिया गया था वो धीरे धीरे पागल होने लगे, वो लूसीन करने लगे। तब इस प्रोजेक्ट पे जितने भी लोग काम कर रहे थे उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। इन बातों को सुनने के बाद मैक्स यहाँ पे पकड़ता है जेसन को और कहता है कि पुलिस वालों के पास चलो। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं मैक्स देखता है कि हंसली ने यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस वालों को भेजा है जिन लोगों ने इस पे बंदूक तान करके रखा है। वो सीधा गोली मार देते हैं जेसन को ताकि सारे के सारे सबूत खत्म हो जाए और अब वो मैक्स को मारना चाहते हैं। मैक्स यहां से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए जो भी उसके रास्ते में आता है वो उस पर गोली चलाता है। थोड़ी देर के बाद बाहर आने के बाद वो देखता है कि जिम बाहर ही खड़ा है जिसने उस पर बंदूक तान के रखा है। जिम सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि मुझे बताओ नताशा को तुमने क्यों मारा। मैक्स कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी यहां पर आकर के बाकी पुलिस वाले हमला करने लगते हैं। मैक्स को मौका मिल जाता है भागने का। वो भाग करके पहुंचता है मोना के पास, उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं जेसन की फाइल छीन करके लाया हूं, इन्हें अंदर। एक वीडियो फाइल मिलती है जिसे प्ले करने के बाद इन्हें लूपन नजर आता है। लूपिनो कहता है कि जब से मैंने उस सीरम को लिया है मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। जब वो एक्टिव था स्पेशल फोर्सेज में, इस चीज को देखते ही मैक्स कहता है मुझे लूपन के पास जाना है। मोना कहती है कि वो रैग्नारोक बार में रहता है, मगर वहां पे जाना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ गैंगस्टर्स भरे रहते हैं। मैक्स कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निकल जाता है रेगनारोक जाने के लिए। दूसरी तरफ हम लूपिनो को देखते हैं जो फिर से उस दवाई को ले रहा है। दवाई लेने के बाद भी वो बिल्कुल शांत है। मैक्स चला आता है अंदर। उसे जितने भी गार्ड्स रोकते हैं वो एक एक करके सबको मारने लगता है। एक कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद वो देखता है कि ये वही जगह है जहां पर इस दवाई को अभी भी बनाया जा रहा है। तभी दो लोग उस पर हमला कर देते हैं। मैक्स छुपता है थोड़ी देर के लिए, फिर इनके सामने आकर के इन्हें मारना शुरू कर देता है। अब उसका रास्ता क्लियर है। वो पहुंचता है सबसे बड़े कमरे में। उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आता। तभी लुप्पन आकर के हमला कर देता है उस पे। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, मगर लुप्पन भारी पड़ता है मैक्स पे। वह अंत में अपनी तलवार निकालता है मारने के लिए मैक्स को। तभी एक गोली उसके छाती के आर पार हो जाती है। मैक्स देखता है कि लुप्पन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हसली है। हसली मैक्स को उठाता है और ये लोग जाने लगते हैं। तभी हसली का एक आदमी आकर के हमला कर देता है मैक्स पे।
तो थोड़ी देर के बाद जब मैक्स की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को बाहर पाता है हंसली के साथ। हंसली सारी चीजें बताना शुरू करता है कि इस सारे काम का मास्टरमाइंड वही है। जब उसे पता लगा कि मैक्स की पत्नी को सारी सच्चाई पता लग गई है, तब उसने अपने गुंडों को चोर बना करके अंदर भेजा और उसे मरवा दिया। और अभी उसने लुकपन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि पुलिस वालों को उसके बारे में पता लग गया है कि इस सारी नशीली दवाई को वही हर जगह भेज रहा है, इसीलिए लुकपन का मरना जरूरी था। और अब मैक्स को भी मरना पड़ेगा क्योंकि उसे भी सारे सीक्रेट्स पता लग गए हैं। मगर ये लोग मैक्स को मारते उससे पहले मैक्स इन पर हमला करता है और कूद जाता है समंदर के पानी में जो एकदम जमा हुआ है। हंसली अपने आदमियों के साथ बहुत देर तक ऊपर से गोलियां चलाते रहता है। फिर वो कहता है कि अगर अभी भी वो जिंदा होगा पानी के अंदर तो ठंड से मर जाएगा। यहां से चलो, सारे लोग चले जाते हैं अंदर। मैक्स की हालत खराब हो रही है, वो मरने ही वाला होता है, तभी उसे अपनी पत्नी और अपना बच्चा याद आता है कि अभी भी उनका बदला पूरा नहीं हुआ। वो अपनी आखिरी ताकत लगाता है और चला आता है किनारे पे। किनारे पे आने के बाद उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, वो ठंड से कांप रहा है, वो कभी भी मर सकता है। तब उसे याद आता है कि जब वो फैक्ट्री के अंदर गया था तब उसने दवाई की एक शीशी चुराई थी और इससे उसे ताकत मिल सकती है। तब वो भी नशीली दवाई ले लेता है। दवाई के लेने के बाद साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब मैक्स को भी हर जगह राक्षस नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जिसने पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। एफबीआई के साथ मिलकर के उसे पता है कि हंसली ने ये सब कुछ किया है, तभी ये बात हंसली को भी पता लग जाती है। वो अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस देश को छोड़ करके जाना है। वो अपने अच्छे सिपाहियों के साथ अब बाहर निकल रहा है ताकि सुरक्षित वो देश से बाहर चला जाए। मगर उसे ये बात पता नहीं कि मैक्स अभी भी जिंदा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, देखता है कि मैक्स पागलों की तरह सब पे गोलियां चला रहा है। हंसली के लोग आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मारते जाता है। उसके सर पे खून सवार है, उसने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछाई हैं। अब वो जल्दी ही पहुंच जाएगा हंसली के पास। तभी वो दोबारा लसीन करना शुरू कर देता है। उसे अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती है। फिर वो बहुत सारे राक्षसों को देखता है जो उसे मारना चाहते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी तबीयत खराब हो रही है। हंसली का एक आदमी इस चीज को देख लेता है और इस चीज का फायदा उठा करके वो मारने की कोशिश करता है मैक्स को। मगर उसके गोली चलाने से पहले मोना आके उसे मार देती है। फिर मैक्स के पास जाकर के कहती है कि तुम हंसली को पकड़ो, मैं उसके बाकी लोगों को रोकती हूँ। वो यहां से भाग करके नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं, जिसने हंसली की मदद करने से मना कर दिया है। वो चाहती है कि हंसली मारा जाए ताकि उसका नाम इन सारी चीजों में ना आए। वहीं बिल्डिंग में हर तरफ लड़ाई हो रही है। हंसली का सबसे खास आदमी मरने वाला है, जिसने पूरी बिल्डिंग में बम लगा करके रखा था। अब वो अकेला नहीं मरना चाहता, वो बम को डेटोनेट कर देता है। तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पे, मगर मैक्स पहले ही पहुंच चुका है। छत की तरफ ब्लास्ट के बाद भी वो चला जाता है छत पे। तब हंसली एक गोली मारता है उसके पैर में, लेकिन मैक्स को अभी कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। उसने वो दवाई ले रखी है, हंसली की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब वो गोली भी नहीं चला पाता। मैक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शूट करके मार देता है हंसली को। तभी एबीआई आकर के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं गिरफ्तार करने के लिए। मैक्स के ऊपर से दवाइयों का असर खत्म हो रहा है। अब उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, उसे लगता है कि वो मर जाएगा। तभी वो अपने विजन में अपनी पत्नी को देखता है। वो उसे कहती है कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तुम्हें जिंदा रहना है। तो मैक्स दोबारा अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।